जो जो इश्यूज प्रॉब्लम सॉल्व करने में या जो जो आ रहा है मैं एक एक करके सब पढ़ता हूँ और अपने व्यूज़ बताता हूँ इस पर कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में। हाँ तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो फ्लो बना के, तो जैसे नवींद्र ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अटेम्प्ट किए, तो उसको फ्लो बनता सा महसूस हुआ होगा, फ्लो बन रहा है उसको। ठीक है, ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लो क्या करता है, ये फ्लो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनाता है, हर तरीके से कॉन्सेप्ट को खोल के रख देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉ करके बताता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर करूँ सबसे पहले तो। तो जैसे मान लो सपोज कोई कॉन्सेप्ट है, चैप्टर इज नथिंग बट सेवरल फ्यू कॉन्सेप्ट्स का एक ओशन है कोई भी चैप्टर। तब तुम तरह तरह के क्वेश्चन करते हो तो उस कॉन्सेप्ट को ग्रिप कर लेते हो कि कितने इफ्स एंड बट्स पॉसिबल है उसमें, सारी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी खुल जाती है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन जब तुम एक बार सवाल सॉल्व कर चुके होगे तो अब तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन चुका होगा ये, कि दो वेक्टर्स हैं और एक दूसरे से परपेंडिकुलर, सपोज जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ए डॉट भी ज़ीरो लिख दोगे अब तुम जब पहली बार इसको देखे थे तो बड़ा अजीब सा लग रहा था ये, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस चीज़ के तुम बहुत सारे बार गॉन थ्रू हो गए तो अब तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई है ना। तो ये फ्लो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्लो में मज़ा आया एक बार तो तुम्हारा चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर नमन ने कहा कि क्वेश्चन बन तो जाते हैं लेकिन टाइम बहुत लगता है। तो कोई बात नहीं, टाइम तो लगना चाहिए। टाइम लगेगा तभी तो इन्वॉल्वमेंट होगा तुम्हारा उसमें। मतलब इसको इसकी तरह समझो, स्टीफन्स लॉ की तरह समझो इसको। एक स्टीफन्स लॉ होता है हीट में, कि जैसे कोई चीज़ अगर बहुत जल्दी गर्म होती है, लोहा अगर बहुत जल्दी गर्म होता है तो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे मिट्टी है, मिट्टी टाइम लगती है गर्म होने में, तो ठंडा भी धीरे धीरे होता है। तो अगर तुम्हें टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कोई बात नहीं, अभी स्पीड पे ज़्यादा टेंशन लो ही मत। अभी जस्ट तुमने सॉल्व करना शुरू ही किया है। अभी एक्यूरेसी पे ध्यान दो, तुम्हारा पूरा ध्यान रहना चाहिए एक्यूरेसी पे। स्पीड को बिल्ड करने के लिए अपने पास, एक बार एक्यूरेटली तुमने सॉल्व कर लिया धीरे धीरे जो होमवर्क मिला है, स्पीड बिल्ड करने के लिए हमारे पास सिचुएशंस रहेंगी, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। एक्यूरेसी के बाद स्पीड आती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी कुछ बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि बन तो सब कुछ रहा है लेकिन बहुत धीरे है, हम इतनी स्लो है, मतलब तेज होना चाहिए काम। तो बिल्कुल उसकी टेंशन मत लो, स्पीड एक्यूरेसी के बाद आएगी। अगर हम रश करने लग गए और हमें जल्दी मच गई कि जल्दी करना है क्वेश्चन, तो उससे क्या रशिंग इवेंट शुरू हो जाएगा। अगर हमने स्पीड को ज़्यादा तवज्जो दे दी एक्यूरेसी के ऊपर, तो कुछ चीज़ें आते हुए भी गलत हो जाएंगी। ऐसा ही मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है कि वो कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन क्योंकि वो रश कर गए तो फोकस ही नहीं कर पाए, फोकस आगे बढ़ गया, तो इस चक्कर में वो आती हुई चीज़ों को भी ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते और गलत आंसर चिपका देते हैं। कभी स्पीड का बिल्कुल टेंशन मत लो, स्पीड का टेंशन ख़त्म हो जाएगा वंस एक्यूरेसी का टेंशन लो। एक्यूरेसी आ जाएगी एक बार, फिर स्पीड उसका वो है, मतलब सबसेट है ना। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है अभी, तो पहले ये ध्यान रखो। टाइम लगने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर सारे आंसर्स सही नहीं आते तो बिल्कुल, उस दिन भी जैसे कुणाल ने ये बोला सारे आंसर सही नहीं आते, तो बिल्कुल नहीं आएंगे सही। अगर सारे सही आने लग गए तो इसका मतलब कि हमें जो क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं वो चैलेंजिंग नहीं है। अगर तुम्हें 10 क्वेश्चन मिले और 10 के 10 बन गए तो देन यू मस्ट मूव ऑन टू समथिंग, कुछ ऐसा तुम्हारे सामने लेके आना पड़ेगा जो तुम्हें चैलेंजिंग लगे, जो तुम नहीं कर पाओ। तो हमारा टारगेट ही है, तुम्हारे सामने मटेरियल ही ऐसा आना चाहिए कि जो तुम्हें सारा नहीं बने अच्छे से, है ना। तुम्हें चैलेंज हो, तुम्हें सोचने पे मजबूर करे, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इजी क्वेश्चंस दे दिए तुम्हें, जैसे कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे बहुत, अगर मान लो सपोज तुम्हारे पास 100 इजी क्वेश्चंस आ गए और तुम करके बहुत खुश हो रहे हो कि भाई बन रहे हैं, सब बन रहे हैं, मज़ा आ गया, तो उससे कॉन्फिडेंस तो डेवलप होगा तुम्हारा, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस के अलावा उससे एक होक्स में रह जाएंगे हम कि
हमें चैलेंजिंग चीज़ नहीं आई सामने, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि चैलेंजिंग क्वेश्चन जब तक नहीं ऐसा लग रहा है ना कि सही नहीं आ रहे सारे आंसर, मतलब कि सही है, मतलब कि तुम्हें कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने की गुंजाइश है। ठीक है। फिर अमोक बोलते हैं सर प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस नहीं बन रहे। अच्छा, प्रूफ करने के लिए देखो, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को अब थोड़ा सा मैं ये बताऊँ प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस के लिए कि हमारी अप्रोच रहती थी कि पूरा ऐसे लिखने की कि टू प्रूफ, कि लेफ्ट हैंड साइड लिखा यहाँ पे और राइट हैंड साइड किया, फिर लेफ्ट हैंड साइड शुरू हुए और उसको प्रूफ करते करते राइट हैंड साइड पे पहुँचे, तब जाके हमें महसूस होता है कि प्रूव हो गया। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचो। देखो, प्रूफ करने के कुछ ऐसे तरीके भी हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने शुरुआत में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड मान लिया। ठीक है। जैसे मान लो, तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लेफ्ट हैंड साइड से मत शुरू हो, इसको बराबर मान लो कि लेट्स अज्यूम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और सॉल्व करते करते कुछ आ जाए ए इक्वल टू ए, तो मतलब कि हाँ भाई अवर अजम्पशन वाज राइट, हैंस प्रूव्ड। तो अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव ना करो, इसको फील करते हुए प्रूव करो। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो मैं उसमें अपने इनपुट्स दूंगा और एग्जैक्टली कि प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को जस्ट हमें फील करना होता है। प्रूव वाले क्वेश्चन इज जस्ट फॉर द फीलिंग कि हमें समझ में आ रहा है कि वो प्रूव हो पाएगा कि नहीं, है ना। ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा होता है, नवीन ने लिखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम क्वेश्चंस करने बैठे और पहले दूसरा क्वेश्चन नहीं बना तो सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया बात है तुम्हारी, एकदम क्रिकेट की तरह है ये कि मान लो तुम्हारे सामने 10 क्वेश्चंस हैं, पहला नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तो फिर ऐसा लग एग्जिस्टेंस में क्वेश्चन उठने लगता है कि हाँ भाई तीसरा बनेगा कि नहीं। तो बिल्कुल टेंशन मत लो। क्यों, इस चीज़ को मैकेनिज्म को समझो, मैट्रिक्स को समझो कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आने वाला है या जहाँ भी तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो जम्बल्ड होंगे। हो सकता है सामने ऐसे दो क्वेश्चंस आ जाएं जो तुमसे नहीं बने हो, किसी दूसरे के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो उसको तुरंत बन जाए, ये वाले क्वेश्चंस इधर फिट हो उसमें। ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन, इसको ऐसा मत सोचो कि पहला क्वेश्चन ही पहला क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। तो इसको पूरा हमें ऐसे साइकोलॉजी के तैयार करनी है हमारी कि 10 में से हमें कितने क्वेश्चंस बने ये हमारे पास डेटा होना है। एक क्वेश्चन पहला नहीं बना कोई बात नहीं, दूसरा नहीं बना कोई बात नहीं, तीसरा नहीं बना छोड़ दो, चौथा क्वेश्चन बना तो फिर हाँ समझ जाओ, हाँ चलो चौथा बन गया, खुश हो जाओ फिर। तो वही तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलो। जो भी अंडरस्टैंडिंग डीले होगी इन सब में वो वापस आके करना कि हाँ भाई चौथा बन गया, हाँ चौथा बन गया तो ये क्यों नहीं बना था, तो हो सकता है फिर एक आध कोई कॉन्सेप्ट खुल के आए तो फिर वो बन जाए। तो बिल्कुल इस सीक्वेंस पे बिल्कुल ये तुम्हारा होक्स की तरह तुम्हें डाइवर्ट कर रहा है ये वाली चीज़ कि पहला नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा बन गया, चलो कोई बात नहीं। तो क्या, कॉन्फिडेंस डाउन मत करो। बोर्ड में अप्रोच ऐसी रहती है अपनी कि जैसे हमने शुरू किया सेक्शन डी, तो पहला ऑर्डर में करते हैं हम कि पहला बन गया चलो दूसरा, चेक पॉइंट जैसा होता है वो कि चलो ये हो गया ये हो गया ये हो गया, और वो ऑर्डर में होता है। तो अब क्या, उससे अपन मूव ऑन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि पहली बॉल तुमसे खेलते ना बने छोड़ दो उसे, दूसरी बॉल खेलते ना बने छोड़ दो उसे, तीसरी बॉल पे चौका मार दो, ऐसा लगे कि ये प्लेबल है, फ्रंट फुट पे आगे बढ़ के चौका मार सकते हैं, तीसरी बॉल फिर ना बने छोड़ दो उसे। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, हमको सही टिक लगाना है ना। अच्छा, दिक्कत थोड़ा सा ओवर कमिटमेंट ऐसा हो जाता है कि अपन मान लो सपोज पहली बॉल तो हमें समझ में नहीं आई कि पेपर टफ है या इजी, तो पहली बॉल को तो अपन देखते हैं अच्छे से, तो वो एनालाइज करने के लिए होता है कि भाई पहली बॉल ये देखने के लिए बोल रही है कि हाँ भाई पेपर इजी है या टफ है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया तो अब मान लो सपोज वो क्लिक हो गया वहीं ऑन द स्पॉट कि वहीं के वहीं क्लिक हो गया क्वेश्चन कि हाँ चलो ये तो बन रहा है बन से, तो उसको कर दो। और ऐसा लगा कि नहीं बन रहा है तो उसको संभल के लो, डिफेंसिव खेलो, फिर दूसरे पे आओ। तो थोड़ा थोड़ा डिफेंसिव खेलना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर एक अननोन चीज़ है, जब तुम्हारे सामने पेपर खुलेगा कहीं का भी, हर साल वेरिएबल डिफ़िकल्टी लेवल का पेपर आता है, तभी तो हर साल एग्जैक्टली उतना ही कट ऑफ नहीं जाता, कभी 200 जाता है कट ऑफ, कभी 250 जाता है, कभी 300 जाता है, कभी 180 चला जाता है। ये इसलिए हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि 300 वाले में ज़्यादा अच्छे समझदार बच्चे बैठ गए थे उस साल, ऐसा नहीं है। डिफ़िकल्टी लेवल एडजस्टिंग है।
तो मतलब पेपर खोलते टाइम तुम्हें ये भी डिस्कवर करना होता है कि हमारे पास जो पेपर आया है वो डिफ़िकल्ट है या ईजी है। तो पहले दूसरे क्वेश्चंस को तो आदत ही बनाओ कि डिफेंसिवली लो। हाँ, क्लिक हो जाए, वैसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल लग रहा है क्वेश्चन फिर भी नहीं उसको टिक लगा रहे। हो सकता है कि 50% चांस हो कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाए। तो डिफेंसिवली लो। पहले दो तीन क्वेश्चंस में तुम अपना नज़रिया बना रहे होते हो कि पेपर कैसा है, तो तुम्हें उससे आइडिया लगता है कि यार बहुत टफ पेपर आ गया। बहुत टफ पेपर आ गया मतलब कि अब कट ऑफ बहुत कम जाएगा, इसका मतलब बहुत डिफेंसिव खेलना है। और धीरे धीरे अटेम्प्ट करते हुए सही टिक लगाना है, गलत नहीं, नेगेटिव नहीं लेना है इस पेपर में। समझ रहे हो? तो ऐसा होगा नहीं कि इतना टफ पेपर आ जाए कि एक दो 10 में से एक आध क्वेश्चन ही बने। बट अगर 10 में से पहले 3 क्वेश्चन छूट भी गए और फिर तो इससे डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए टफ हैं अगर, तो बाकी लोगों के लिए भी टफ हैं और कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा अपन समझ सकते हैं। तो बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो। ठीक है, फिर उसके बाद और फिर अंदर से चाह नहीं आती क्वेश्चन करने की, तो चाह को बरकरार रखो, चलने दो। उसके बाद दिव्या लिख रही है और बहुत टाइम लगता है समझने में। अच्छा, जैसे हाँ, तो जैसे मान लो सपोज अटक गए, तो पेपर में हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, पहला सॉल्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा सपोज, तो पहला किया नहीं बना तो छोड़ दिया उसको। दूसरा किया तो नहीं बना, छोड़ दिया। तो एग्जाम में तो छोड़ दिया, उसके बारे में सोच ही नहीं रहा अपन कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब घर पे बैठ के प्रैक्टिस सेशन के दौरान कर रहे हैं तो फिर समझना पड़ता है। तो उसकी वजह से टाइम लगता है, तो बिल्कुल कोई बात नहीं। टाइम अगर तुम ऐसे क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर रहे हो जो तुमसे नहीं बना, तो मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ निकाल के तुम लेके निकलोगे वहां से जो चीज़ तुम्हारे इवोल्यूशन को अच्छा, कोई क्वेश्चन क्यों नहीं बना, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट वहां पे तुम्हें सॉल्व नहीं कर पाए या लगा नहीं पाए। तो अब तुम डिग इन करोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में मान लो सपोज तुमने 10 मिनट लगा दिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, जस्ट एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, और उससे कुछ दो चीज़ें निकाल के ले आए तुम कि अब ऐसी सिचुएशन आएगी तो अब ये तुम्हारे चीज़ टूल रेडी है। तो हो सकता है आने वाले 3 क्वेश्चन उन्हीं टूल से बहुत जल्दी जल्दी कर दो। तो इट्स वर्थ स्पेंडिंग टाइम उन क्वेश्चंस पे जो तुम्हें नहीं बने। तो अगर पेपर में क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं पहले दूसरे, तो उन पे टाइम स्पेंड करो, डोंट वरी अबाउट दैट। और फिर भी नहीं बने कि ऐसा है कि भाई चलो अब नहीं बन रहे, कि आधा घंटा लगा दिया, फिर ऐसा भी नहीं कि 3-4 दिन लेके बैठे हैं एक ही क्वेश्चन को। सफिशियंट टाइम, एक ऑप्टिमम जो है कि डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगा लिया, कि आधा घंटा लगा लिया एक क्वेश्चन में, तो फिर उसको छोड़ दो और फिर अपनी ये पॉइंट्स याद रख लो कि हाँ भाई क्या क्या तुमने वहाँ पे लगा दिया दिमाग। और फिर उसके बाद फिर पूछ लो, या तो अपने नोट्स में देख लो, या तो मुझसे पूछ लो, या अपने आप दोस्तों में पूछ लो, और फिर उसको रिफाइन करो। क्योंकि अब तुमने अगर किसी क्वेश्चन में आधा घंटा लगा दिया है, तो मतलब तुम इन्वेस्ट कर चुके हो अपना टाइम, और उससे ऐसी अंडरस्टैंडिंग निकाल के लानी है कि वो क्या क्वेश्चन बन जाए। तो बॉटम लाइन कि अगर कोई क्वेश्चन शुरुआत में नहीं बन रहा है तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम स्पेंड करो। वो टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे बाकी सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ जाए। आधा घंटा अगर तुम लगा रहे हो किसी क्वेश्चन पे, आधा घंटा 15 मिनट, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वंस अगर किसी में तुमने टाइम स्पेंड कर दिया, तो फिर तुम्हें गुस्सा आना चाहिए कि अब तो मैं इसको करके ही रहूँगी, कि ये क्वेश्चन में ऐसा क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग लैग हो रही है। समझ रहे हो? तो या तो उसको बिल्कुल छोड़ दो उस टाइम पे कि जब तो इसको बाद में ही देखेंगे, हो सकता है कि अगला चैप्टर कर लें उसके बाद ही आसानी से बन जाए, या इतने सारे क्वेश्चंस कर लें उसके बाद आसानी से बन जाए, या फिर उसमें फिर दिमाग लगाओ आधे एक घंटे तक, है ना? तो किसी भी क्वेश्चन में 15 मिनट से आधे घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। अगर आधे घंटे बाद भी सोच, मतलब आधे घंटे जेन्यूनली, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा फिर आधे घंटे बैठ गए दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, फिर आधे घंटे उठे और फिर सोच रहे हैं कि हाँ आधा घंटा दे दिया इस क्वेश्चन को। ऐसे नहीं, जेन्यूनली पूरा अगर आधा घंटा दे दिया उसको सोचते हुए, फिर उससे ज़्यादा मत दो। उससे ज़्यादा फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या कमी है और क्या चीज़ें और सीखनी है। तो 15 मिनट से आधे घंटे से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, फिर नमन लिख रहे हैं, सर जब आप क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में और वो नहीं बनते तो लगता है कि आगे हमारा कुछ हो पाएगा भी कि नहीं। देखो, ये नेगेटिव थॉट है। अगर तुम्हारा मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो जस्ट हम बीज की तरह इस मिट्टी में गड़े हैं अभी, ठीक है? तो अब हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या होता है जब बाहर
हम पेड़ बनेंगे तो क्या होगा, कि हमारा कुछ हो पाएगा, हमारे बीज उगेंगे कि नहीं, है ना। तो अभी नेगेटिव थॉट मत लाओ, पॉजिटिव थॉट लाओ, है ना। पॉजिटिव थॉट क्या, बस कि छोटे छोटे जो चीज़ें, होमवर्क हो रहा है, अगर सही से हो रहा है होमवर्क, खुश रहो, चीज़ें समझ में आ रही हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में ऑन द स्पॉट कुछ पूछा, तो साइकोलॉजिकली होता है कि वो चीज़ हमें अच्छे से आती हो, लेकिन हम उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लिक ना कर पाए, ठीक है। तो ये चेक पॉइंट्स के लिए पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने टेस्ट आ रहा है, या ये इसलिए आ रहा है, इसलिए ये मतलब नहीं कि जो हम इसमें कर रहे हैं वही फाइनल एग्जाम में 2 साल बाद करेंगे। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें एक चेक पॉइंट मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि यार बताओ चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज किन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो हो सकता है तुम्हें एकदम से क्लिक ना हो, तो मैं तो रट के बैठा हूँ, ये इतने सालों से फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो रटा गई मुझे चीज़ें। लेकिन हो सकता है तुम्हें एक्सप्लेन करने के बाद भी एकदम उस पॉइंट पे क्लिक ना हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये तो बन जाएगा कि यार मेरे से चार्ज पूछा था और मेरे से नहीं बना, ये आईटी में नहीं बता पाया उस टाइम पे। तो फिर तुम्हारे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस जाएगी कि यार ऑन द स्पॉट में चार्ज की डेफिनेशन नहीं बता पाया, तो फिर वो चीज़ तुम्हारी कवर हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ऐसे चेक पॉइंट्स ही पूछे जाएंगे क्लास में या लेक्चर के दौरान, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे तुम्हें एक डायरेक्शन मिलेगा कि किस चीज़ को एकदम परिपक्व करना है। तो इससे नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि हो पाएगा कि नहीं, बस ये चेक पॉइंट मिल जाएगा कि अब इस चीज़ पे हमें फोकस करना है, ठीक है। फिर कभी कभी तो लगता है कि अब तो कुछ होगा ही नहीं मुझसे, तो ये भी एग्जैक्टली एक नेगेटिव थॉट है नवींद्र का। या अपने आप को बिल्कुल कम मत समझो, कंपैरेटिवली सोचो ही मत, लेकिन एक्शन पे विश्वास नहीं रखो सर, कि जब जब वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ना, हम्म, और फिर उनको छोड़ के अगर अपन बैठ जाते हैं, हाँ, फिर अगर थोड़ी देर बैठते हैं तो अपने आप ही एक थॉट आ जाता है हम्म, कि यार ये क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, तो अब क्या होगा, कुछ हो सकता भी है या नहीं, ऐसा। हम्म। तो यही, वही उस दिन मैं बोल रहा था कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल तुम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते, है ना, तो फिर क्या तुम्हारे दिमाग में ये होता कि हो सकता है, हो सकता है ना, फील गुड रहता हमेशा। तो कष्ट जिंदगी में तभी आ रहे हैं, तभी तुम्हें नेगेटिव फील आ रहा है जब तुम कुछ एक्शन की तरफ अग्रसर हो रहे हो। तो सबसे पहले तो पॉजिटिवली लो, मतलब बोलते हैं ना कि नो मोर स्टडी मोर डाउट्स, नो स्टडी नो डाउट, और फिर एकदम हम अच्छा फील कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो इसको चेक पॉइंट की तरह लो, थोड़ी सी मैच्योरिटी लेके आओ अपने अंदर कि तुम्हें कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम दिमाग लगा रहे हो। अच्छा, तो दिमाग लगा रहे हो तो दिमाग बढ़ेगा, उससे आगे चल के चीज़ें, मतलब एक बार तुम जैसे बोलते हैं ना कि आविष्कार ही आवश्यकता की जननी है, एक बार तुम उसमें घुस गए, कष्ट महसूस होने लग गया तुम्हें, तो फिर तुम उसका रास्ता भी खोज ही लोगे। प्रॉब्लम सॉल्वर अप्रोच तुम्हारी है ही, तुम घुस के जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जा गए हो पुराने अपने एक्सपीरियंस में 9-10 क्लास में, उसको तुमने फाइनली समझ के सॉल्व किया है। तो इसका मतलब कि अभी भी, अब भले ही चीज़ें बड़ी हैं, लेकिन अब तुम भी तो बड़े हो रहे हो, तुम्हारा दिमाग की कैपेसिटी भी बड़ी हो रही है, टारगेट्स भी बड़े हो रहे हैं। तो नेगेटिवली मत लो कि हो पाएगा कि नहीं, बस ये सोचो कि कैसे कर दूं मैं इसको, वॉट एल्स टू बी नीडेड। क्योंकि जैसे अभी तुमने वेक्टर्स के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। अभी फिर से अगर तुम वीडियो देखोगे ना, जो फर्स्ट टाइम पढ़ाते टाइम देखा था, अब तुम्हें वो सारी चीज़ें ऑब्वियस लगेंगी कि हाँ ये तो ऑब्वियस है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो, बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है, तुम कहोगे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, बिल्कुल ऑब्वियसली बोलोगे अब तो। लेकिन पहली बार जब ये चीज़ तुमने देखी थी, जब प्रैक्टिस नहीं करी थी, जब एकदम फ्रेश आई थी ये चीज़ तुम्हारे सामने, तो उतने जल्दी तुम्हारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाया इस चीज़ को, है ना। तो इवॉल्व फॉर्म में चीज़ें हम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं ये एग्जामिनेशन से टफ क्वेश्चन है, कंटेंट ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो जेई मेंस होगा फाइनली, उसमें एक सब्जेक्ट लेट से फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लगभग 30 चैप्टर्स हैं पूरे फिजिक्स में, 15 इलेवेंथ में, 15 ट्वेल्थ में। तो अगर 30 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, तो अगर ऐसी एवरेज मोटे मोटे तौर पे समझा जाए तो एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आने वाला है। अब हमने वेक्टर के क्वेश्चन कर लिए 64 क्वेश्चन, तो अब 64 में से तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन सब से, जितने टफ क्वेश्चंस किए हमने, उनसे मिलता जुलता एक आध टॉपिक ही है, मतलब ऐसा कुछ टॉपिक ही लगेगा उसमें जो बहुत ईजी हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो चैप्टर का सॉल्व करते टाइम थोड़ा कष्ट, मतलब इसका ये मतलब नहीं है, मतलब इसको बोलते ना एक कॉन्फॉर्मिस्ट थॉट ऐसा मत ले लेना कि
जब एक क्वेश्चन आ रहा है तो हम 64 क्वेश्चन क्यों करें, हम तो एक ही करेंगे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर तुम बोलते ना कि 100 बार जब प्रैक्टिस करते हैं जिस मूव को, वो परफेक्ट होती है फिर। लेकिन ऐसे 100 मूव को एक एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो कुछ परफेक्ट नहीं होता फिर। तो हम इसलिए परफेक्ट कर रहे हैं इन सब क्वेश्चंस को, इसलिए इतने ज़्यादा बार सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारा फ्लो बन जाए, कि जब हमारे सामने 30 क्वेश्चंस आए वहाँ पे तो हमें एग्जैक्टली पता हो क्या करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अभी चैप्टर को पढ़ते टाइम, जैसे ही तुम्हें ऐसा मतलब सॉल्व करते टाइम से 64 क्वेश्चन करते टाइम तुम्हें दिक्कत महसूस होगी, यार टफ हो रहा है, मतलब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल उनको सोचो ऐसा कि इनमें से तो एक क्वेश्चन आने वाला है और सब प्रोबेबिलिटी का खेल है। मतलब समझो, जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है जिसमें 5 कॉन्सेप्ट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हो सकता है इन चार में से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन 4 कॉन्सेप्ट में से तो कोई क्वेश्चन ही ना आए, मतलब केवल जिसने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो वहाँ पे वो भी सही कर देगा, और जिसने पांचों पढ़े हैं वो भी सही कर देगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको कि ये गैम्बल की तरह है। गैम्बल मतलब कि अ, हम जो पढ़ के गए हो सकता है उससे क्वेश्चन ही ना आए, और जो नहीं पढ़ के गए उससे क्वेश्चन आ जाए। तो हमें प्रोबेबिलिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसी चीज़ें करने में कि हम प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर दें वहाँ पे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब अभी क्या हमारा दिमाग बोर्डिश अप्रोच में ऐसे रहता है थोड़ा, कि हर चीज़ 100% सही करनी है। अब यहाँ पे अपन 100% सब सही करेंगे ना, हो सकता है उसका रिजल्ट ना निकल के आए वहाँ पे। तो हम अपनी एफिशिएंसी को, चलो ठीक है तुमने 64 क्वेश्चन किए, 64 क्वेश्चन में से मान लो तुम्हें 30 बने, 30 नहीं बने, गुड, बहुत बढ़िया, 50% कवर हो गया तुम्हारा। अब 50% चांसेस है कि तुम क्वेश्चन आएगा वहाँ सही कर दोगे, है ना। अब क्या चांसेस हैं, किस टॉपिक से आए, हो सकता है बहुत इजी टॉपिक से आए, मतलब कि हम हमने जो मटेरियल सेट किया है या जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हम इस लेवल तक पहुंचते हैं हर टॉपिक में, लेकिन असलियत में उसकी रिक्वायरमेंट यहीं तक हो शायद, बस इतने से ही काम चल जाए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो एथलीट्स ट्रेन होते हैं, ये वाले, वो लॉन्ग जंप वाले, तो असली कंपटीशन में उनको इतनी हाइट पे कूदना है अगर, तो प्रैक्टिस सेशन में वो उससे ज़्यादा हाइट पे कूदते हैं, है ना। अगर इतने हाइट पे प्रैक्टिस करेंगे ना वो, ये प्रैक्टिस सेशन में भी एग्जैक्टली उतनी हाइट पे प्रैक्टिस करें जितना एग्जामिनेशन में आने वाला है, तो फिर तो हो सकता है यहाँ पे और सारे फैक्टर्स भी आएंगे, कि हो सकता है जिस दिन तुम मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस दिन तुम बीमार पड़ जाओ। हो सकता है कि जिस दिन तुम मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तुम्हारे दिमाग में साइकोलॉजिकली ऐसे बन जाए कि 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ और ये वो, तुम नर्वस हो जाओ बहुत। तो तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए इतना उछलने की, तो फिर आसानी से तुम इतना तो उछल ही जाओगे। तो इसको थोड़ा नेगेटिव थॉट मत लाओ कि मान लो सपोज प्रैक्टिस कर रहा है कोई इंसान, मतलब एक एक कॉन्शियस पॉइंट एक्टिव रखो कि तुम्हारे सामने जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो असली लेवल के कंपैरेटिव में थोड़े ज़्यादा ही हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे कहीं पे 80% काम भी होता है तो तुम मेन लेवल से ऊपर ही हो वहाँ पे। तो नेगेटिव थॉट लाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुम इंजीनियरिंग मैकेनिज्म लगाओ, ऐसे ऑफिस की तरह काम किया करो, मतलब एक लेबर की तरह, कि मेरे को 80 क्वेश्चन आए मेरे सामने और मेरे को बस करने हैं, तो 80 में से मान लो सपोज तुमने 64 कर लिए, बस वेल एंड गुड। और बाकी जो 16 क्वेश्चन बचे, अब इनको देख लो कि यार साला ऐसा क्या रह गया इन 16 क्वेश्चंस में, टिक लगा लो वहाँ पे, अच्छा मार्क कर लो, सोच लो उनको। तो ये क्वेश्चंस हो गए तो अब तुम खुश हो गए कि हाँ भाई चलो 64 क्वेश्चन हो गए, अच्छा बड़ा पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। अब ये 16 क्वेश्चंस हैं, चलो इनको मैं बाद में देखूंगा, या चलो टाइम है मेरे पास, अच्छी बात है, तो मैं इनको अभी देख लेता हूँ, अंडरस्टैंडिंग को ग्रो कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्यों नहीं बनी। तो इनको चैलेंजिंग फॉर्म में ले लो फिर। तो नेगेटिव थॉट बिल्कुल मत लाओ, इंजीनियरिंग प्रोसेस की तरह रखो कि तुम्हारे सामने आएगा काम, काम इज नाइ क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, कि सेट ऑफ सेवरल क्वेश्चंस आए और उसको तुम्हें सॉल्व करना है बिना इमोशनली कुछ ज़्यादा चीज़ें सोचे हुए, को करते जाओ, बस अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन जाएगी और अपने आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तुम्हें कुछ सोचनी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब और कोई क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में, ये बातें सुनते सुनते भी अगर कोई क्वेश्चंस जागृत हुआ हो तो बताओ, और कोई। नहीं तो फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बातें क्या ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बातें करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। बातें करना ज़रूरी है लेकिन केवल बातें करना ही ज़रूरी नहीं है। तो लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं।
तो यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो यूनिट्स के बारे में तो पता था हमें, यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है, और एसआई यूनिट पे सबसे ज़्यादा फोकस है हमारा। बाकी यूनिट्स के बारे में अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो एसआई यूनिट्स के बारे में समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इन यूनिट से एसोसिएटेड कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल होती हैं, और फंडामेंटल के बेसिस पे कुछ क्वांटिटीज़ डेराइव हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रटनी है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट केजी होती है, और डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एम लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट एसआई यूनिट मीटर होती है, और डायमेंशनल फार्मूला एल लिख देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम है जिसकी एसआई यूनिट सेकेंड है, ब्रैकेट के अंदर टी लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ पे हमें एक रिलेवेशन हुआ कि बचपन से लेके हम समझते थे, जैसे मान लो ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं तुमने दो ऑप्शन देता हूँ, बताओ कि चार्ज फंडामेंटल है या करंट फंडामेंटल है, तो तुम में से ज़्यादातर या हम में से ज़्यादातर चूज़ करते चार्ज को। लेकिन यहाँ पे हमारी आंखें खुल गई कि करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, नॉट चार्ज, जिसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है, और आई के अंदर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो डायमेंशन रिप्रेजेंट हो जाते हैं उसके। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है, केल्विन को लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर तो डायमेंशन बन जाते हैं। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, मोल को ब्रैकेट में लिख देते हैं, डायमेंशन बन जाते हैं। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सी डी लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर तो डायमेंशन बन जाते हैं। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हैं। एक है प्लेनर एंगल, 2D एंगल, जो हम बचपन से नॉर्मल जो एंगल बोलते हैं एक्चुअली वो 2 डायमेंशनल एंगल होता है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन रेडियन से। रेडियन की डायमेंशन कुछ नहीं होता, देयर इज़ नो डायमेंशन एसोसिएटेड विद इट, तो इसको डायमेंशन लेस बोलते हैं। ठीक है, फिर सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल 3D एंगल होता है। ठीक है, 3D एंगल की यूनिट होती है स्टर रेडियन, इस ये भी डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो 3D एंगल, सॉलिड 2D एंगल तो विजुलाइज होता ही है बचपन से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं। 3D एंगल को कैसे विजुलाइज करो, छाता ओपन करो हल्का सा, और जो एंगल बनता है ना ऐसे फूल की तरह, फूल में जो एंगल बनता है वो 3 डायमेंशनल एंगल है। फिर डेराइव क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेसिस पे लिखी जा सके उनको डेराइव क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसके डायमेंशन कैसे लिखेंगे, मीटर मतलब लेंथ का डायमेंशन डिवाइडेड बाय सेकेंड मतलब टाइम का डायमेंशन, तो डब्बे में लिख दिया इसको LT-1। एसिलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको क्या लिख दिया LT-2। फोर्स का डायमेंशन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg का m आ गया एक, मीटर का लेंथ आ गया एक, और अपॉन में स्क्वायर है टाइम का, तो T⁻²⁻² आ गया। वर्क को फंडामेंटली किन क्वांटिटीज़ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे उसको मीटर से, दिस इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे mL2T-2। वॉल्यूम m क्यूब मीटर क्यूब, सो डायमेंशन इज L क्यूब। अब इन सब चीज़ों के हमें डायमेंशन लिखने हैं, इन सब क्वांटिटीज़ के। तो होपफुली सबने लिखे होंगे, ट्राई किया होगा। किस किस ने ट्राई किया बताओ, हाथ ऊंचे करो, मतलब आवाज़ ऊंची करो, हाथ तो क्या ऊंचे होंगे। हाँ सर, ट्राई कर सकते हैं। वही सर, मैंने हाथ पीछे कर दिए थे गलती से। हाँ या सर। हाँ सर। ठीक है, तो अप्रिशिएट करते जाओ, मैं भी अच्छे से सॉल्व करके अपनी थॉट प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे इन सब के डायमेंशन लिखें। तो अगर कुछ गलत नोट किया हो तो उसको करेक्ट कर लेना, अदरवाइज होपफुली सबने सही किया होगा। डेंसिटी जनरली कैसे फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में अगर इसकी यूनिट रिप्रेजेंट करें तो मास की यूनिट होती है kg, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो इसके फंडामेंटल डायमेंशन क्या लिखेंगे हम, kg से एक m आ जाएगा, और मीटर क्यूब से लेंथ के डायमेंशन 3 में है अपॉन मीटर क्यूब, तो L-3। तो ये डेंसिटी का पहले का आंसर हो गया mL⁻⁻3। ठीक है, फिर उसके बाद आ गए हम वेलोसिटी। वेलोसिटी तो ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, इसकी यूनिट होती है, मतलब केवल यूनिट मिल जाए ना अगर अपन को तो बस लिख देंगे अपन, तो यूनिट लिख ली इसकी मीटर पर सेकेंड, तो इसका डायमेंशन क्या होगा
इसका डायमेंशन होगा एल टी माइनस वन। सिमिलरली इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एल टी माइनस टू। ठीक है, तो उसके बाद पहुंच गए हम मोमेंटम पे। अब मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? मोमेंटम इज, सबसे पहले तो फॉर्मूला सोचो मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला सोचा तो वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, mv। तो अब मास की यूनिट होती है, एक्सेलरेशन होता है ना। वो फोर्स होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है ना। तो मोमेंटम की यूनिट क्या? मास इनटू वेलोसिटी। याद आ रहा है? मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, mv। तो kg मीटर पर सेकेंड। तो अब kg से एक क्या निकल के आएगा? kg से निकल के आएगा मास का डायमेंशन। मीटर से क्या निकल के आएगा? लेंथ का डायमेंशन। और अपॉन में टाइम का डायमेंशन मतलब टी की पावर माइनस वन। ये हो गए मोमेंटम के डायमेंशन। ये समझ में आया? नोट कर लो अगर गलत किया है तो। उसके बाद फिर पहुंचे अपन फोर्स पे। फोर्स का लिख चुके हैं ऑलरेडी, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके डायमेंशन बनेंगे केजी की वजह से m, मीटर की वजह से l, और टाइम नीचे है पावर टू है तो t माइनस टू। ये बन गया एक्सेलरेशन का। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स में ही मल्टीप्लीकेशन कर दो। फोर्स में ही मल्टीप्लीकेशन कर दो किसका? फोर्स में मल्टीप्लीकेशन कर दिया अगर अपन ने डिस्प्लेसमेंट का, मतलब एक और डायमेंशन बढ़ाना है लेंथ का यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा वर्क का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। या फिर काइनेटिक एनर्जी। अब तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी, चलो वैसे तो मतलब एक लर्निंग पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये मिटा देता हूँ। वर्क के डायमेंशन ये आए थे यहाँ से ना, ये वर्क के डायमेंशन। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं अपन। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसकी यूनिट लिखें अपन, ऐसे तो जूल लिख सकते हैं, लेकिन जूल से अपन को वो केजी फंडामेंटल में नहीं समझ में आ रहा है कि जूल में एक्चुअली में फंडामेंटली क्या है। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी को अपन को बेसिक फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जिससे फंडामेंटल यूनिट्स लिख सकें इसकी अपन। तो फंडामेंटली हमने लिखा मीटर, मास की यूनिट होती है केजी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसकी ओवरऑल यूनिट हुई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी ओवरऑल यूनिट हुई। तो इसके डायमेंशन कैसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी के? किलोग्राम की वजह से मास m, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर तो l की पावर टू, टाइम का स्क्वायर अपॉन में है मतलब t की पावर माइनस टू। ये इसके डायमेंशन बन गए काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो अब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि वर्क के डायमेंशन और काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, दोनों सेम है। ठीक है, ऐसी पॉइंट समझ लिया कि हाँ दोनों के डायमेंशन सेम आ गए वर्क और काइनेटिक एनर्जी के। तो कोई बात नहीं, अब पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला बचपन से जो हमें याद है वो है एम जी एच। एम मतलब के जी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच मतलब किसी चीज़ की हाइट, उसकी यूनिट भी मीटर। तो इसके डायमेंशन लिखेंगे अगर तो के जी एक की वजह से मास आएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा मतलब कि एल का स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर अपॉन में तो ये भी टी माइनस टू। तो पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क का और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का तो सेम होना ही चाहिए क्योंकि जूल होता है दोनों की यूनिट, वर्क की यूनिट भी जूल होती है। तो यहाँ से हमने पाया कि दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। उसके बावजूद भी इनका डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से नोट करेंगे इस पॉइंट को। अभी पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ गए पावर पे। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क का निकाल लो, वर्क का ये यहीं से निकला हुआ यूज़ कर लेते हैं, एम एल टू टी माइनस टू, और डिवाइडेड बाय टाइम करना है तो एक टाइम और डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो इफेक्टिवली क्या बनेगा? ये बनेगा एम एल टू टी माइनस थ्री। ये फाइनल हो गया। पावर का जो डायमेंशन है वो होगा एम एल टू टी माइनस थ्री। ठीक है, प्रेशर का कोई फॉर्मूला बताओ। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन,
और एरिया तो एरिया है। अब लिख दो सबके डायमेंशन, सबकी यूनिट लिख दो। मास की यूनिट केजी, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहाँ मीटर से मीटर एक कट गया, ओवरऑल क्या बचा, केजी मतलब मास, और एक एम नीचे बचा, मीटर लेंथ में नीचे बचा, तो L-1, और सेकेंड स्क्वायर मतलब T-2। ये इसका आंसर होगा। चार्ज पे आ गए। चार्ज को कैसे करना है, Q इज इक्वल्स टू आई टी, आई फंडामेंटल टाइम फंडामेंटल मतलब एम्पियर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई फंडामेंटली। तो चार्ज के डायमेंशन मिलेंगे आई इंटू टी, एम्पियर की वजह से आई, सेकेंड की वजह से टी, ये बन गए। किसी को कुछ भी नहीं समझ में, कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट है कि ये कैसे लिख दिया या वो कैसे सोच लिया, तो बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। ठीक है, तो एक लर्निंग पॉइंट नोट करते हैं अपन यहाँ पे कि वी कैन सी वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन सेम है। वर्क के डायमेंशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन। अब ये अलग अलग क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वर्क इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन दे हैव सम सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में तुमने पढ़ा है कि अगर किसी बॉल को तुम ऊपर से ड्रॉप करते हो तो इस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। मतलब अगर सिमिलर सॉर्ट ऑफ डायमेंशन है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सिमिलर टाइप की क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। जब हम एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो वर्क इज़ नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ पढ़ेंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो अगर किन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, सो क्यों सेम आ रहे हैं, क्योंकि इट कैन बी पॉसिबल दैट दे आर सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटीज़, है ना, ये हमें याद रखना है। तो इसको हम वर्ड्स में नोट करते हैं। इफ डायमेंशंस ऑफ एनी टू physical quantities are same, then they may be similar। सिमिलर का मतलब इंटरकन्वर्टिबल फ्रॉम इंटरकन्वर्टिबल, ऐसे लिखो। सिमिलर का मतलब इंटर कन्वर्टिबल। एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, है ना, मतलब एक चीज़ का मेजर दूसरे चीज़ के मेजर को सिग्निफाई कर सकता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए अपन अपने यूनिट्स एंड डायमेंशन में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी। तो इट मे बी कम्प्लीटली इरेलीवेंट, इट मे सीम कम्प्लीटली इरेलीवेंट, लेकिन तुम्हें बस ये डेटा फैक्चुअली याद रखना है। ठीक है, अच्छा तुमने सुना होगा स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में, इन वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय c, और जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहाँ से आ जाती है ना। तो इसको हल्का सा समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये मतलब है कि एक ऐसी टाइप की ये वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मिलके ऑसिलेट हो रही है। तो इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो लाइट वेव है वो वेव की तरह काम कर रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्निफाई करने वाला एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। देयर इज अ फैक्टर विच सिंबलाइजेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को सिंबलाइज करने वाला एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, इनके सिंबल होते हैं। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का सिंबल होता है एप्सिलॉन नॉट। ये एक ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन। वर्ड्स ये ई ऐसा बना देखा है कहीं पे? दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन। और उसके आगे नॉट लगा हुआ है। नॉट का क्या मतलब है? एप्सिलॉन नॉट का मतलब है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। नॉट लगा दिया मतलब वैक्यूम की, तो दिस नॉट सिंबलाइजेस वैक्यूम। ठीक है, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक सिंबल जो होता है म्यू नॉट। म्यू भी एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, यहाँ पे म्यू क्या बता रहा है, नॉट क्या बता रहा है? नॉट बता रहा है वैक्यूम। मतलब अगर मैं डेफिनेशन लिखूं इसकी सिंबल्स की, तो अगर कहीं पे हमारे सामने ऐसा आ जाए व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और एक आ जाए हमारे पास अगर लिखा हुआ म्यू नॉट, तो ये होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो एक है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और एक है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो बस तुम्हें बस इतना याद रखना है, एक है एप्सिलॉन नॉट और एक है म्यू नॉट। ये कुछ फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो अभी अपने समझ में नहीं आएगा। बस इनका ये लिखा आ जाए कहीं पे, तो बस ये अपन को देखना है कि ये चीज़ होती है कुछ। ठीक है, अब मतलब ये क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो सवाल ये, तो हमें याद रखना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ बना के दे देता है। ठीक है, इसका और इसका एक फॉर्मूला अगर अपन अटैच कर दें, so epsilon naught multiplied by mu naught will give the velocity of light का स्क्वायर का अपॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में इसको अगर रीअरेंज करके लिखें तो स्पीड ऑफ लाइट इज नथिंग बट 1/√* ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट आती है ना। तो क्योंकि ये चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट आ जाती है। तो अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द डायमेंशन
म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके डायमेंशन क्या होंगे? तो हम कहेंगे ठीक है कि एज वी नो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। मतलब इसके जो डायमेंशंस हैं वही इसके डायमेंशंस होंगे। अब इसके हमें पता करने हैं, लेकिन हमें इसके ऑलरेडी पता है। तो अगर डायमेंशंस लिखा जाए इसका, तो पहले तो यूनिट लिख लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, यानी कि अपॉन में लिख दिया तो ऊपर सेकेंड स्क्वायर पहुंच गया, नीचे मीटर स्क्वायर। अब इसके डायमेंशन लिखने हैं अगर, तो कैसे लिखें? सेकेंड स्क्वायर ऊपर है यानी कि टी, और मीटर टी स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर नीचे है यानी कि L-2। ये डायमेंशन। तो जनरली ऑर्डर में लिखते हैं, L पहले आता है तो L-2 टी स्क्वायर। ये इसके डायमेंशन हो जाएंगे, ये याद रखना है। हाँ सर शायद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स ये कुछ समझ में नहीं आया, बस ये समझ में आ रहा है कि एक अक्षर है म्यू नॉट। क्या सर? मतलब बस इतना समझो कि एक म्यू नॉट है एक अक्षर, और एक अक्षर है एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/c² बनता है। ये फॉर्मूला है जस्ट एक, ठीक है। ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपन 12th में ये चैप्टर आएगा पूरा। तो अभी बस इतना अगर तुम्हें रटा गया, बस ये रटने के लिए बोल रहा हूँ मैं कि ये रट लो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। अब तुम्हारा दिल कहेगा और क्यूरियोसिटी के साथ क्वेश्चन पूछेगा कि क्या है ये सब, तो उसके लिए मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया कि जो सी है ये स्पीड ऑफ लाइट है। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो क्यों है ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक? क्योंकि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो फॉर्मूला याद रखना है अपन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो 12th में आता है, लेकिन रट लिया तब भी ऐसे ही आएगा, मतलब तब भी कोई और इसका बैकग्राउंड नहीं रहेगा, इसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, और कुछ कुछ छोटी छोटी क्वांटिटीज़ डिफाइन करके मैं तुम्हें बताता हूँ। ये चीज़ें याद रखनी है ना, क्योंकि ये याद रहेंगे तो आगे बहुत काम आएगा। एक क्वांटिटी होती है सरफेस टेंशन। इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की यूनिट्स क्या होंगी? तो सरफेस टेंशन की यूनिट लिखें अगर, तो हम लिखेंगे फोर्स की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, ठीक है, तो कुल मिला के क्या बचा? kg पर सेकेंड स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होंगे? सरफेस टेंशन के डायमेंशन होंगे kg का एक आ गया मास, और सेकेंड का अपॉन में मतलब कि t-2, ये हो गया mt-2। अब एक और सवाल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो g। अब उससे रिलेटेड कोई फार्मूला याद करते हैं सबसे पहले तो उससे रिलेटेड फार्मूला होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हमें g पे अटैक करना है, मतलब g की यूनिट्स को निकाल के रखना है। तो g की यूनिट्स निकालने के लिए बाकी सबकी यूनिट्स लिख देते हैं, तो इसकी यूनिट आ जाएगी। तो लिख देते हैं बाकी सबकी। फोर्स की यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की यूनिट निकालनी है, जी को एज इट इज़ रख दिया। m1 मास की यूनिट kg, दूसरे मास की यूनिट उसकी भी kg, तो kg स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर r स्क्वायर, r मतलब कि मीटर स्क्वायर। अब g की यूनिट्स देखिए तो बाकी सारी दूसरी तरफ की चीज़ें, मीटर स्क्वायर इधर गया, kg स्क्वायर इधर आया, तो g की यूनिट्स हुई kg
मीटर क्यूब अपॉन kg स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 kg से 1 kg कटा, फाइनली क्या बचा? फाइनली बचा kg, नीचे बचेगा kg पे, kg सेकेंड स्क्वायर और मीटर क्यूब ऊपर। तो अब ये आ गए फंडामेंटल में, ये जी का यूनिट्स आ गई, दिस इज यूनिट्स ऑफ जी। तो जी के डायमेंशन अपन इस यूनिट को देख के लिख देंगे। जी की यूनिट्स क्या लिखी? जी की यूनिट्स लिखी एम क्यूब मीटर क्यूब, मतलब कि सबसे पहले मास लिखते हैं, तो मास की पावर -1 है, तो m -1। फिर मीटर क्यूब मतलब कि लेंथ की पावर 3, और अपॉन में सेकेंड स्क्वायर है यानी कि टाइम की पावर -2। तो ये हो गया फाइनली, ये आंसर है। सर एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ देख, यहाँ पे सवाल समझना है, क्या करना है हमको? हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसके डायमेंशन निकालने। अब कैसे निकालें? हमें कुछ लिखना पड़ेगा, उसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी। अब यूनिट कैसे लिखें हम? यूनिट हम लिख सकते हैं जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो, कोई फॉर्मूला हो। जैसे मोमेंटम की यूनिट कैसे लिखी थी? यहाँ पे ऊपर मोमेंटम की यूनिट लिखी थी मास इनटू वेलोसिटी से। वर्क की यूनिट कैसे लिखी थी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा था? mgh से। तो ऐसे कोई फार्मूला इन्वॉल्व होना चाहिए जी से, तो उस फार्मूले को लिख लिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल्स टू जी m1m2/r²। ये सबको पता है, ये मत बोलना कि ये नहीं पता, ये सबको पता है। तब ये पता है यहाँ पे, तो हमने क्या किया? हमने अटैक किया जी पे। हमें जी चाहिए, जी की यूनिट्स चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज वंस वी गेट द यूनिट्स ऑफ जी, कैपिटल जी, वी विल गेट टू नो इट्स डायमेंशन। तो कैसे निकाले यूनिट्स? इसकी यूनिट्स निकालने के लिए, इसकी नहीं पता हमें, बाकी सबकी तो पता है। फोर्स की यूनिट पता है, फोर्स की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास की यूनिट m1 की यूनिट kg होगी, दूसरे m1 की भी kg होगी, तो ये kg स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे मास का ये r का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इट विल बी मीटर स्क्वायर। रीअरेंज किया इक्वेशन को, तो जो g की यूनिट्स है वो क्या होंगी? kg मीटर क्यूब अपॉन में kg स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो 1 kg से 1 kg कट गया, नीचे kg बचा, मीटर क्यूब बच गया ऊपर, और नीचे सेकेंड स्क्वायर बच गया। तो जी की यूनिट्स क्या आ गई? मीटर क्यूब अपॉन kg अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर क्यूब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? l की पावर 3। kg क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m की पावर -1। सेकेंड स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? t की पावर -2, क्योंकि वो अपॉन में। ये आया समझ में? आया आया आया? यस सर, आ गया। ठीक है। तो ऐसे ही हमें अगर कुछ भी मतलब हमारे सामने आ जाए, तो हमें पहले तो कुछ एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि वो कनेक्ट करके हम निकालें कहाँ से उसे, है ना? तो जैसे सरफेस टेंशन हमारे सामने, इसके बारे में हमें पता नहीं था, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको अवश्य नोट करो कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये अपन को याद रखना है। जस्ट अभी और कुछ, और अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सरफेस टेंशन क्या है, लेकिन ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला समझ में आ गया तो अपन डायमेंशन कैलकुलेट कर पाएंगे बस। ठीक है। अब एक और क्वांटिटी मैं तुम्हें बता देता हूँ। किसी को टॉर्क याद है? टॉर्क, यस सर मुझे। टॉर्क को क्या लिखा था हमने? सर वो शायद होता है ना जो अपन इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर में यूज होता है एक बार। अरे अभी मतलब जस्ट वेक्टर पढ़ा था, तो अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था क्रॉस प्रोडक्ट में, वो बताओ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? आर क्रॉस एफ से करते थे। तो इसमें हमें अभी तो कुछ वेक्टर वेक्टर कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट यूनिट्स चाहिए। तो अब यूनिट्स के लिए तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या है। इसकी यूनिट है मीटर, और फोर्स की यूनिट क्या है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स की यूनिट है। तो इफेक्टिवली टॉर्क की यूनिट क्या हो गई? टॉर्क की यूनिट हो गई kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये हो गई। तो अगर टॉर्क के डायमेंशन लिखने हैं तो क्या लिख दें हम अपन? kg की वजह से मास आ जाएगा, मीटर स्क्वायर की वजह से लेंथ के 2 पावर आ जाएंगी, सेकेंड स्क्वायर अपॉन में है तो t-2, ये हो गया, ये टॉर्क का डायमेंशन। इसके बाद नेक्स्ट एक नई क्वांटिटी, बस इसको याद रख लो ऐसे ही।
इम्पल्स। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम। तो अब इम्पल्स को हम जनरली जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट एक सिंबल है। आई से क्यों नहीं करते? क्योंकि आई से कोई दूसरी चीज़ करते हैं। तो इम्पल्स को जे से रिप्रेजेंट किया, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा पी लिख देंगे यहाँ पे। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो जो जैसे फॉर एग्जांपल 3 से 5 हो गया मोमेंटम, तो हम ऐसे लिखेंगे व्हाट इज दिस चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब इसकी जो यूनिट है और इसकी जो यूनिट है वो सेम है, यानी कि इन दोनों की यूनिट्स भी सेम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 5 kg माइनस 3 kg, इसकी यूनिट क्या आएगी? इसको सॉल्व करेंगे तो 2 kg आएगा। तो क्योंकि इसकी यूनिट kg थी, इसकी यूनिट kg थी, इस वजह से इनके डिफरेंस की यूनिट भी kg है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? वी कैन नॉट राइट एनीथिंग लाइक दिस कि मान लो सपोज 5 न्यूटन माइनस 3 kg, दिस इज रॉन्ग, है ना? क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स में से माइनस कर रहे हैं मास को। मास में से मास ही माइनस होगा या मास ही ऐड होगा? फोर्स में से फोर्स ही माइनस होगा या फोर्स ही ऐड होगा? तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं है, ठीक है? तो कुल मिला के जो मोमेंट इम्पल्स है दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो इसकी जो यूनिट्स हैं, जे की यूनिट्स, वो किसकी यूनिट्स के बराबर होंगी? वो मोमेंटम की यूनिट्स के बराबर होंगी। मोमेंटम की यूनिट्स क्या होती है? मास इंटू वेलोसिटी, है ना? मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या हो गया? kg। वेलोसिटी क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। तो जे के डायमेंशन फाइनली क्या हो जाएंगे? जो मोमेंटम के डायमेंशन रहेंगे। तो kg क्या है? मास। मीटर क्या है? लेंथ। और अपॉन में सेकेंड यानी कि टाइम इनवर्स। ये आंसर हो गया। यही जे के डायमेंशन है और यही पी के डायमेंशन है। दोनों के डायमेंशन सेम है, बिकॉज बाय डेफिनेशन इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है? ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब एक नया मतलब नया तो नहीं, बहुत ऑब्वियस सा प्रिंसिपल है, उसको तुम एंटीसिपेट कर पाओगे। अच्छा, ये इसमें किसी को डाउट हो रहा है क्या कि फोर्स और मास को क्यों नहीं ऐड कर सकते? नहीं कर सकते, कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि ऐसा बोला ना कि बताओ 3 केले और 5 बनाना मिलके कितने केले हुए? तो नहीं, सॉरी, हिंदी इंग्लिश सेम बोलेगा। मतलब 3 केले और 4 पपीते मिलके कितने संतरे बने? ये सेंसलेस क्वेश्चन है। जैसे ऐसे मैंने लिखा, बताओ 3 संतरे प्लस 5 केले इक्वल टू हाउ मैनी एलिफेंट्स। तो तुम मुझे जूता मार दो, कहोगे ये क्या बातें कर रहे हो, है ना? तो ये सेम चीज़ है, इधर पे भी एप्लीकेबल है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो नाउ नेक्स्ट वी आर राइटिंग डाउन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो कहने का मतलब, जो भी फिजिकल इक्वेशंस लिखते हैं हम, उसमें जितने भी टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, जितनी भी टर्म्स हैं उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। मतलब a का डायमेंशन होना चाहिए b के डायमेंशन के बराबर, और उसी का डायमेंशन होना चाहिए c के डायमेंशन। लेकिन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी नहीं लिखा है मैंने, ये लिखा है ब्रैकेट में a, मतलब कि a के डायमेंशन इज इक्वल्स टू बी के डायमेंशन इक्वल्स टू सी के डायमेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल इक्वेशन हम उठाते हैं जो हमारे बचपन से याद है। लेट्स से v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो इस फिजिकल इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं? तो हमने सोचा कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलके ये है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते हो तो सबने मैथ्स पढ़ी है 10th में, इस चीज़ को एंटीसिपेट करना।
ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू, नहीं ऐसा मत लिखो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसमें कितनी टर्म्स हैं बताओ, कितनी टर्म्स है इक्वेशन में? एक टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म है 3x, तीसरी टर्म है 4। 3 टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3। अब ऐसा मत बोलना कि ये 3 भी एक टर्म है, x भी एक टर्म है, वो तो कोफिशिएंट है, उसका मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में ऐसा मत बोलना कि x और इंटू एक्स लिखा हुआ है तो x एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। मल्टीप्लिकेशन में तो उसको एक ही मानते हैं, ठीक है। तो सेम लॉजिक से यहाँ पे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में कितनी टर्म है? एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है। तो तीनों टर्म्स के डायमेंशन बराबर होने चाहिए अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड है तो सबसे पहले पहली टर्म का डायमेंशन लिखा हमने। इसका डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी का यूनिट लिख लेते हैं, वेलोसिटी की यूनिट लिखी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन में लिख रहे हैं सबकी यूनिट्स, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड। अब तीसरे में एसेलरेशन और टाइम मल्टीप्लाइड है, तो सबसे पहले एसेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर टाइम की यूनिट मल्टीप्लाई करो उसमें तो स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो इफेक्टिवली ये वाली चीज़ भी क्या बन गई? ये वाली चीज़ भी मीटर पर सेकेंड बन गई। तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम हो गया। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। तो अगर ऐसा नहीं है वैलिड, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड ना हो, एक्सप्रेशंस जितने भी लिखे हैं उस इक्वेशन में उसके डायमेंशन चेंज है, तो फिर उसको अपन फिजिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसको शब्दों में लिख लेते हैं, आप शब्दों में लिखते हैं, दिस प्रिंसिपल states that the dimensions of all the terms in a physical expression should be same. For example, the physical expression, S is equals to ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फिजिकल एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स हैं सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो अब मैं तुम्हारा सबका फोकस चाहूँगा यहाँ पे एकदम एक तरफा। तो सब यहाँ पे फोकस करो और सबसे पहले तो सोचो बैठ के कि यहाँ पे सबसे पहले जो टर्म लिखी हुई है दैट इज़ एस डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर। सब सहमत हैं इस बात से? कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा मीटर के अलावा कुछ हो, ठीक है। फिर दूसरी टर्म क्या है? दूसरी टर्म इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, यू और टी का। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय टी का मल्टीप्लिकेशन। यूनिट यू की क्या होती है? यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो सेकेंड। तो ये भी ओवरऑल सेकेंड से सेकेंड कट गया तो इसकी भी आ गई मीटर। तो इन दोनों की तो सेम आ चुकी है, गुड। जो आखिरी बची उसकी भी मीटर आनी चाहिए, देख लेते हैं। तो इसको पहले तो नीले कलर से ना लिखते हुए, दिव्या ये समझ में आया? ये कैसे लिख दिया सेकंड? हाँ सर। ठीक है, अब तीसरे पे आ गए हम। तीसरे में क्या है? हाफ के डायमेंशन क्या होता है? बताओ नमीद, हाफ का डायमेंशन क्या होगा? अक्षत, हाफ का डायमेंशन क्या होगा? -1। देखो हाफ का कोई डायमेंशन नंबर है वो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुम्हें केवल एक नंबर बोला तो वो डायमेंशन लेस है। अगर ऐसे ऐसे लिखा बताओ 3 का डायमेंशन बताओ तो इट इज़ डायमेंशन लेस, उसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा 1।
तो हाफ इज वन है डायमेंशनलेस, ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हाफ की कोई यूनिट नहीं है। एक्सीलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्क्वायर है, तो टाइम स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट गया, तो फाइनली ये भी क्या बन के आ गया, मीटर। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड है यहाँ पे, तीनों तीनों टर्म्स के यूनिट सेम आ गए, तो डायमेंशन भी सेम ही रहेंगे, इसका डायमेंशन एल, इसका भी एल, इसका भी एल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल द फिजिकल एक्सप्रेशन, इसके बाद लिखो इसके आगे लाइन, द डायमेंशंस ऑफ एस यू टी एंड हाफ ए टी स्क्वायर, इन तीन टर्म्स के जो डायमेंशन है वो सेम है, आर ऑल सेम, और इनफैक्ट ऑल आर इक्वल टू लेंथ का एक डायमेंशन। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड रहेगा और उसके डायमेंशंस रहेंगे हमेशा सेम। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम अपन बैठ के, इसको नोट कर लिया अच्छे से। ऐसे देखो, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, ऐसे कुछ इक्वेशन बनाएंगे, फिजिकल इक्वेशन, तो उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम according to the equation given by टाइम t है, वेलोसिटी v है, given by equation is v is equals to a plus bt plus c upon d plus t। ये इक्वेशन है, ये एक फिजिकल इक्वेशन है। ठीक है, write the dimensions of a b c and d, इन चारों के डायमेंशंस हमें बताने। तो सबसे पहले तो सवाल को पढ़ो अच्छे से, क्या बोला उसने सवाल में, उसने बोला वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल, किसी कोई पार्टिकल होगा, हमें नहीं पता इसके बारे में, उसको टाइम के साथ ऐसी कुछ रिलेशन दिया हुआ है, ऐसी इक्वेशन दी हुई है। ठीक है भाई, बिल्कुल कोई बात नहीं, समझ गया, जिसमें v क्या है, v वेलोसिटी है, और t क्या है, t टाइम है, तो t यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है, बाकी हमें पता नहीं कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, d क्या है, तो हमें उनके डायमेंशंस बताने। समझ में आया? तो अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर ट्रू है तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखेंगे हम, अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ट्रू है तो इसका डायमेंशन शुड बी इक्वल टू इसका डायमेंशन, शुड बी इक्वल टू इसका डायमेंशन, शुड बी इक्वल टू इसका डायमेंशन, एंड अगेन ये दोनों चीज़ें एडिशन में है तो इन दोनों के डायमेंशन भी सेम होने चाहिए। ये चीज़ समझ में आ रही है? डी और टी के डायमेंशन सेम होने चाहिए। ये तो समझ में आ गया तुम्हें कि ये इतनी बड़ी चीज़ जो लिखी है, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इस वाली चीज़ का डायमेंशन सेम होगा। अब केवल इस वाली, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, चौथी पे फोकस करो, चौथी पे देखो, चौथा ऐसा लिखा हुआ है c अपॉन डी प्लस टी। तो अब यहाँ पे d और t जुड़ रहा है तो इन दोनों के डायमेंशंस भी सेम होने चाहिए, नहीं तो ये जुड़ नहीं पाते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखे होते केले और यहाँ पे लिखे होते संतरे, तो नहीं जुड़ पाते ना। ये तभी जुड़ पा रहे हैं जब इन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। ये समझ में आया? डी और टी के डायमेंशन सेम क्यों होंगे? तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, of dimensions we can say कि dimension of v should be equal to dimension of a, should be equal to dimension of bt, should be equal to dimension of c upon d plus t।
एक तो पहला यहाँ से, और दूसरा डायमेंशन ऑफ डी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। ये समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया मतलब बन गया क्वेश्चन, फिर तो आप मैथमेटिक्स है वो तो एकदम अप्रिशिएट कर लोगे सब। तो यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ? एनीवन? आ गया सर। आ गया? तो अब बस सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो अननोन से उनके डायमेंशन के बारे में तो कुछ पता नहीं हमें, लेकिन जो नोन है उनके डायमेंशन तो पता है। जैसे वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है? LT-1। इसमें कोई दिक्कत किसी को? LT-1 मीटर पर सेकेंड को लिख देंगे LT-1। तो अब वही ए का डायमेंशन, तो ए का आंसर ही आ गया। ए का आंसर क्या हो गया? LT-1। ठीक है। अच्छा, इक्वल टू BT-1। अब यहाँ पे इस ओवरऑल की चीज़, इसको गौर से देखो, ये जो ओवरऑल है BT, इसका डायमेंशन होना चाहिए LT-1। अब T का डायमेंशन क्या है? T का डायमेंशन T है यहाँ पे। तो जब ये T इस तरफ जाएगा तो एक T डिवाइड हो जाएगा नीचे जाके, तो B का डायमेंशन क्या बन गया? LT-2। गेटिंग माई पॉइंट? B समझ में आया? B का डायमेंशन कैसे लिख दिया? A का डायमेंशन तो यहीं से हो गया, B का डायमेंशन में T मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी, और मल्टीप्लाई होके दोनों मिल रहे हैं LT-1। तो B क्या हो जाएगा? एक T डिवाइड हो जाएगा LT-1 से, तो इट विल बी LT-2। ठीक है। अब D का डायमेंशन T के बराबर है, T का डायमेंशन तो पता ही है T होता है, तो D का आंसर भी आ गया। D का डायमेंशन हो गया T। तो हमें सारे आंसर्स मिलते जा रहे हैं। A का आंसर मिल गया, B का आंसर मिल गया, D का आंसर मिल गया। अब बचा है केवल C। तो बस कोई बात नहीं, C को यहाँ से देख लेंगे। C का डायमेंशन लिख दो यहाँ पे, डिवाइडेड बाय इन दोनों का मिक्स करके डायमेंशन क्या बनेगा? इनका डायमेंशन है T, और वो किसके बराबर होना चाहिए? वो डायमेंशन होना चाहिए LT-1 के बराबर, LT-1। ठीक है। तो अब LT-1, तो T से T कट जाएगा उधर जाके, तो C का डायमेंशन क्या हो गया? C का डायमेंशन हो गया केवल और केवल L। ये हो गया। तो ये आंसर हो गया अपने चारों, ABCD चारों के डायमेंशन लिख दिए। समझ में आया ये? किसको समझ में नहीं आया बताओ मुझे। समझा दूंगा, बहुत इजी चीज़ है ये, बिल्कुल मत शर्माओ। पहली बार मुझे लगता है समझ में ना आए, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया हो होपफुली सबने, बहुत इम्पॉर्टेंट है नोट करना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अभी तो हमने देखा SI यूनिट। SI यूनिट में मास की जो क्वांटिटी होती है वो होती है kg। लेंथ की जो क्वांटिटी होती है वो होती है मीटर, और टाइम की जो क्वांटिटी होती है वो होती है सेकंड। इसके कॉन्ट्रास्टिंगली एक दूसरी यूनिट होती है CGS यूनिट सिस्टम। तो बहुत इजी है, मतलब इसको समझना, याद रखना भी। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, एंड S फॉर सेकेंड। इसका मतलब CGS सिस्टम में लेंथ मास से नहीं सेंटीमीटर से डिनोट होता है, मास kg से नहीं ग्राम से डिनोट होता है, और S सेकेंड सेम ही रहता है टाइम। तो कहीं पे CGS लिखा आ जाए इसका मतलब हम समझ जाएंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। वो नया मतलब अलग सिस्टम है, नया नहीं अलग सिस्टम है। तो पहले क्या CGS सिस्टम चलता था बहुत जगह वर्ल्ड में, अभी भी चलता है। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में। अगर हमें पता हो कि मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं,
ये सबको पता ही है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ये हो गया कन्वर्जन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं, तुम्हें एकदम समझ में आएगा ये। तो हमने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 SI यूनिट में। तो SI यूनिट क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये SI यूनिट में, इन SI यूनिट। नाउ वी हैव टू convert it into CGS unit, convert it into CGS system of units। तो पहला स्टेप क्या करो कि सबसे पहले तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। फर्स्ट स्टेप, राइट डायमेंशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा। जी का डायमेंशन कैसे, यूनिट्स दी हुई हैं, यूनिट्स में न्यूटन, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर, तो ये लो मीटर स्क्वायर, फिर अपॉन में केजी स्क्वायर, तो अपॉन में केजी स्क्वायर। तो 1 kg से 1 kg कट गया, मीटर क्यूब ऊपर, मीटर क्यूब और नीचे केजी सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। तो जी की यूनिट्स एम क्यूब, एम मतलब लेंथ का क्यूब, मास की पावर -1, तो हम इसकी यूनिट लिखेंगे फाइनली एन की पावर -1, लेंथ का क्यूब तो एल का क्यूब, और फिर टाइम का स्क्वायर है नीचे मतलब t-2। तो ये जी की होके डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, अब इसको ओवरऑल वैल्यू लिखनी है जैसे इसको, तो हम जी को ऐसे लिख सकते हैं, इन SI यूनिट्स, इन SI यूनिट g इज इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू लिख दो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और फिर उसका डायमेंशन चिपका दो यहाँ पे मास -1, लेंथ क्यूब और टाइम -2। ये SI यूनिट है। अगर इस चीज़ को हमें CGS में कन्वर्ट करना है ना, तो इफ it has to be converted into CGS। क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, क्या अब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर। नवीन कहाँ गया? नवीन एग्जिट हो गया, आता ही होगा। हाँ तो देखो, अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है CGS में, तो मतलब कायदे से ये जो मास लिखा हुआ है ये kg में है, दिस इज इन kg, है ना। और ये किस में लिखा हुआ है, ये लेंथ लिखा हुआ है मीटर्स में, और ये किस में लिखा हुआ है, सेकेंड्स में। इसको हमें कन्वर्ट करना है kg को किस में, ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड को सेकंड में ही रहने देना है, क्योंकि CGS में सेकंड ही रहता है, मतलब 2 कन्वर्जन लगाने हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। SI यूनिट में कुछ ये ऐसा लिखा हुआ है, मास की जगह लिख दो kg, है ना, 1 kg लिख दो वहाँ पे, तो kg की पावर -1, लेंथ की जगह मीटर लिख दो 1 मीटर, लेंथ की पावर 1 मीटर की पावर 3, और इसकी जगह टाइम की जगह लिख दो सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड की पावर -2। ये वाली चीज़ है SI यूनिट में। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें CGS में, तो बस कर लेते हैं। 1 किलोग्राम इज हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम। अब पावर -1 है तो चढ़े रहने दो। 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स, तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब। और 1 सेकेंड को तो सेकेंड में ही रखना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 सेकेंड की पावर -2।
ये उतार के लिख दिया हमने CGS में। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1000 जब निकलेगा -1 की पावर चढ़ के तो 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। और 100 जब पावर चढ़ेगा 3 की तो वो 100000 इतना हो जाएगा। 2 जीरो और उसका क्यूब कर दिया तो 6 जीरो हो 1 जाएंगे। करोड़ 1 करोड़ से एक डेसिमल कम, 10 लाख, ठीक है। अब बचा क्या, डायमेंशन जो बचा वो लिख दो, G-1 सेंटीमीटर क्यूब और सेकेंड का -2। अब ये उतर चुका है किसमें, CGS सिस्टम में। ये जो लिखा है हमने ये CGS में लिखा हुआ है। तो ये वाली जो चीज़ बनेगी, ये वाली चीज़, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको 1 2 3 1 2 3, ऊपर 1000 बच गया। सो दिस इज नथिंग बट 1000। और ग्राम को अब मास के टर्म्स में लिख देते हैं, m की पावर -1, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर है तो l की पावर 3, एंड यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है तो t की पावर -2। एंड अब ये जो चीज़ लिखी हुई है हमने, ये किस में लिखी हुई है, CGS में, ठीक है। अच्छा, शुरू कहाँ से किया था, शुरू किया था कि जो इधर पे SI यूनिट थी सबसे पहले ऊपर वाली, ये SI यूनिट में लिखी हुई थी ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ अब किसके बराबर है, ये वाली चीज़ है इसके बराबर जो फाइनली हमारे पास नीचे आई है। और वो चीज़ क्या लिखी थी SI यूनिट में, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इन SI यूनिट। यहाँ पे जो m-1 L³ T-2 था ये SI में था, ठीक है। इसका मतलब अब हमें समझ में आया कि 6 पॉइंट, अच्छा बाकी जो यहाँ पे ये वाली चीज़ तो मल्टीप्लाई करना भूल ही गए अपन, तो इसको लिखते चलो यहाँ बाजू में, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। तो फाइनली इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 SI यूनिट इज इक्वल्स टू 1000 CGS यूनिट। ये समझ में आया। तो इसका मतलब सबसे ये कन्वर्जन हमें नसीब हो गया। दिस इज द कन्वर्जन, दिस इज द फाइनल कन्वर्जन। अब 1 SI यूनिट, एक SI यूनिट कितनी है, एक SI यूनिट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, मतलब SI यूनिट लिख देते हैं फिलहाल के लिए उसको। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये निकल के आएगा अपना 6.67 इंटू 10⁻⁻11 में से तीन पावर है यहाँ पे, तो -8 इन CGS यूनिट। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा अपना। तो मतलब कुल मिला के मोटा मोटे तौर पे क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला लिख लो और फिर SI यूनिट में लिख के कन्वर्ट कर दो उसे अपनी CGS यूनिट में, जो भी कन्वर्जन फैक्टर दिया हुआ है वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से आ जाएगा अपना आंसर। तो ये एक एप्लीकेशन है कि इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर तुम्हारे पास होमवर्क में आएंगे ये क्वेश्चंस इस टाइप के, फिर तुम और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस के यूज लिख लेते हैं, एनलिस्ट कर लेते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। तो पहला एप्लीकेशन कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यही देखा हमने अभी। डायमेंशन के बारे में हमें आइडिया है तो हम यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड, टू चेक द डायमेंशनल करेक्ट, मतलब चेक करने के लिए कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो सेकंड लिखूँ, टू चेक द डायमेंशनल correctness of a given physical equation। ठीक है। फिर तीसरा, टू establish the relationship among various physical quantities। ठीक है। तो इसका भी हमने एक एग्जांपल देखा कन्वर्ट करने को, अगर CGS से SI यूनिट में या SI यूनिट से CGS में तो क्या करना है। अब इसका देखते हैं कि कोई इक्वेशन दी हुई है और हमें चेक करना है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो हम इस डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि check the dimensional consistency of the following equation। एक इक्वेशन दी हुई है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। वेयर T इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सॉरी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। L is the length of the pendulum, टू और पाई तुम्हें पता है कि 2 और पाई क्या होता है, एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पेंडुलम के बारे में तो मैं बताता हूँ पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट एक रस्सी से एक बॉल लटकी हुई है। बॉल मतलब पॉइंट पार्टिकल जैसा कुछ लटका हुआ है, और इसको हमने थोड़ा सा इधर ऊंचा करके छोड़ दिया है ना, तो ये गोल गोल घूमने लगता है, तो ऑसिलेट करता है। तो यहाँ से यहाँ जाके फिर वापस आने में जो उसको टाइम लग रहा है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है। ये वाली चीज़ इसकी लेंथ है कि कितनी लंबाई पे लटका हुआ है, और जी तो तुम्हें पता ही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, मतलब क्या चीज़ होती है। तो ये ज़रूरत नहीं है सब जानने की हमें अभी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बने। फिर मिला के ये फॉर्मूला दिया हो इसको, और इसको चेक करना ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड के डायमेंशन होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन लिखे हमने। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, T दिख रहा है वो समय। राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखा, 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं, पाई का कोई डायमेंशन नहीं, लेंथ का डायमेंशन है डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय L T -2 का डायमेंशन है। और गौर से देखो इस पे रूट लगा हुआ है, मतलब L/G की पावर कितनी चढ़ी हुई है, L/G की पावर चढ़ी हुई है हाफ। तो अब इसको सॉल्व किया, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, तो L से L तो कट गया। ठीक है। T की पावर ऊपर -2 गया, तो T की पावर 2 बचा ऊपर, और उसकी पावर भी हाफ है, तो हाफ से हाफ कट गया, तो फाइनली ये कितना बचा, T। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन सेम आ गई, सिंस राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, hence the given equation is dimensionally consistent।
ना, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है इक्वेशन, यस हो जाएगा इसका आंसर। और ऐसे हमने डायमेंशन एनालिसिस चेक कर लिया। ठीक है, अब लास्ट टाइप का सवाल सॉल्व करते हैं, ये तीसरे टाइप का। तो एक तो हो गया कि कन्वर्ट कैसे करना है दूसरे यूनिट सिस्टम में, दूसरा हो गया कि चेक कैसे करना है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, और तीसरा हो गया कि एस्टेब्लिश करना है रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। कुछ गिवन सिचुएशंस होंगी और उसके बेसिस पे हमें बताना है कि एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत गौर से देखो इसको। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ऐसे लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी f of a stressed string कहाँ गया, जस्ट सेकेंड, आ रहा है। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेस स्ट्रिंग depends on the tension की फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ है ना, क्योंकि टेंशन को हम कैपिटल एफ से लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ ऑफ अ स्ट्रेस स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द टेंशन, जिसको बोल रहे हैं एफ। और ये एक इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहीं के यहीं बता दे रहे हैं कि जो एफ है उसका डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होता है, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ताकि समझ में आ जाए कि टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, टेंशन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ फोर्स। किसी वायर को हम ऐसे बहुत तेज़ी से खींच देते हैं तो उसमें टेंशन डेवलप हो जाती है, तो उस वो फोर्स ही होता है एक टाइप से, है ना। सरफेस टेंशन एंड टेंशन आर डिफरेंट थिंग। तो अगर तुम्हारे दिमाग में भी जो सरफेस टेंशन थोड़ा सा वो कूद रहा है तो उसको निकालो दिमाग से। टेंशन इज नथिंग बट फोर्स, उसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन एफ, डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसके बाद लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ के डायमेंशन तुम्हें पता ही है, उसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द मास पर यूनिट लेंथ, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू से, ऑफ स्ट्रिंग। So derive the formula for frequency. So derive the formula for frequency. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। ठीक है, मतलब उसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि फ्रीक्वेंसी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, इसके अलावा और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, स्ट्रेस स्ट्रिंग जिसकी टेंशन एफ है, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है एल, और मास पर यूनिट लेंथ म्यू, इन पर डिपेंड कर रही है। तो हमें डिराइव करना है इसका फॉर्मूला स्मॉल एफ का। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, सबसे पहले फोर्स पे। तो लेट्स से ये फोर्स की पावर ए पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, डायमेंशनली हमें पता नहीं कि फोर्स की पावर पे क्या पे डिपेंड करेगी वो, तो चलो एफ की पावर ए लिख दिया। फिर सेकंड, लेंथ की पावर बी पर डिपेंड कर रही है, लेंथ की पावर बी लिख दिया। फिर तीसरा, म्यू पर डिपेंड कर रही है, म्यू इज नथिंग बट, ऐसे लिखा हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले तो सोचा म्यू क्या है, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो म्यू की पावर सी पर डिपेंड कर रही है। तो अगर इन तीनों को कंबाइन किया जाए, ए बी सी अननोन है जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, ये अभी निकल के आएंगे अभी किसी तरीके से। ठीक है, तो इनको कंबाइन करके लिखा तो जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर ए, लेंथ की पावर बी
एंड मास पर यूनिट लेंथ की पावर c। ये हमने लिख दिया। अब अगर ये इक्वेशन सही है तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन। मतलब जैसे अगर इसको इक्वल टू करके लिखना है तो सबसे पहले तो कांस्टेंट लगा देते हैं, कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, f की पावर a l की पावर b और म्यू की पावर c। where k is constant of proportionality। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब उसका डायमेंशन तो जीरो होगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गए। इसमें a और b और c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके डायमेंशन शुड बी इक्वल टू इसके डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f की पावर a, डायमेंशन ऑफ l की पावर b एंड डायमेंशन ऑफ म्यू की पावर c। k का डायमेंशन तो 1 हो जाएगा, k के डायमेंशन 1 है क्योंकि वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हर कांस्टेंट के डायमेंशन 1 नहीं होते, इसके 1 होंगे क्योंकि हमें पता है कि k पर जो फ्रीक्वेंसी है वो फोर्स, लेंथ और म्यू के अलावा और किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, अब फोर्स के डायमेंशन लिखे यहाँ पे। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? एम एल टी माइनस 2। ठीक है, लेंथ का और इसकी पावर है, सबकी पावर है, फिर लेंथ की पावर बी। अच्छा, म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो म्यू के यूनिट से एम एल माइनस 1, उसकी पावर सी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब कि फ्रीक्वेंसी के जो डायमेंशन है वो t माइनस 1। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन है t माइनस 1, तो राइट हैंड साइड भी वही होने चाहिए। तो इसको पूरा खोल के लिख दिया। m की कितनी पावर आएगी? m की पावर एक तो a यहाँ से आएगी और एक पावर c यहाँ से आएगी, तो a प्लस सी। l की पावर a आएगी है यहाँ से, तो l की पावर a। यहाँ से b आएगी तो प्लस b, और यहाँ से माइनस सी आएगी तो माइनस सी। तीसरा क्या बचा? टाइम। टाइम की पावर यहाँ से क्या आएगी? माइनस 2 है। यहाँ से क्या आएगी? कुछ नहीं, और कहीं है ही नहीं टाइम। और ये ओवरऑल डायमेंशन हो गया राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या है? टी की पावर माइनस 1। अब कंपेयर किया, यहाँ पे एक्चुअली में एम ए प्लस सी है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज एम की पावर क्या है? 0। एम की पावर 0 1 होती है, एल की पावर 0 और टी की पावर माइनस 1 है। और राइट हैंड साइड है एम की पावर ए प्लस सी, बी की पावर ए प्लस बी माइनस सी और टी की पावर है माइनस 2a। अब कंपेयर किया, यहाँ पे टी की पावर माइनस 1 है और यहाँ पे टी की पावर माइनस 2 है, तो माइनस 1 शुड बी इक्वल टू माइनस 2a। तो यहाँ से सॉल्व किया तो a की वैल्यू क्या आ गई? हाफ। a की वैल्यू आ गई यहाँ से हाफ। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, ये b नहीं होगा, ये l होगा। दिस इज नॉट b, दिस इज l। तो l की पावर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है? a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ से इक्वेशन मिली हमें a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे। अभी a की वैल्यू तो आ चुकी है, c की वैल्यू यहाँ से जाएगी तीसरे वाले से। a प्लस सी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हाफ आ चुकी है, तो c की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस हाफ। c की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। अब इस इक्वेशन में रख दिया, a की वैल्यू हाफ, b की वैल्यू पता नहीं, c की वैल्यू माइनस हाफ। ठीक है, ये रख दिया। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से b की वैल्यू आ गई हाफ प्लस हाफ 1 और उस तरफ गया तो माइनस 1, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 1। ठीक है, ये समझ में आया? तो तीनों चीज़ें आ चुकी हैं जो अननोन माना था सवाल में।
तो इनिशियली क्या माना था, एफ, ये है अपना आंसर। तो अब ए और बी और सी रख देते हैं इसमें। तो फाइनली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू दैट कांस्टेंट, फिर क्या था, फोर्स की पावर ए। तो फोर्स की पावर ए क्या आ चुका है, अब ए आ चुका है हाफ, तो फोर्स की पावर हाफ। फिर लेंथ की पावर बी, लेंथ की पावर बी क्या आ चुका है, लेंथ इज एल, स्मॉल एल है या कैपिटल एल है, स्मॉल एल है। लेंथ की पावर बी, बी इज -1, -1। और तीसरी चीज़ है म्यू, म्यू की पावर सी, तो म्यू की पावर सी, सी इज -1/2। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एफ की पावर हाफ इज नथिंग बट रूट एफ, एल की पावर -1 इज नथिंग बट बाय एल, और म्यू की पावर -1/2 इज 1/√, तो 1/√μ। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो फर्दर सॉल्व किया तो सम कांस्टेंट रूट के अंदर f/l, सॉरी नॉट f/l, इट इज f/μ, और रूट के बाहर l। ये आई फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, हमें कुछ नहीं पता, बस ये पता था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो फोर्स पर डिपेंड कर रही है, मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रही है, और लेंथ पर डिपेंड कर रही है, और किसी पर कुछ नहीं, तीन चीज़ों पर ये लिख दिया। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता, है ना। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज के बाय एल f/μ का रूट। क्या है समझ में? अब के कैसे पता लगेगा, के की वैल्यू तो आई नहीं डायमेंशन के थ्रू, तो के एक्सपेरिमेंट से पता लगता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ से पता लगता है। तो द वैल्यू ऑफ के इज डिटरमाइंड, और सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ के कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशन एनालिसिस। द वैल्यू ऑफ के क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ के कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट करके इसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट ये लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि जो भी हम इस मैकेनिज्म से इक्वेशन डेराइव कर रहे हैं उसमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते, वो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली ही। ठीक है, तो समझ में आया ये क्वेश्चन? बताओ किस किस को समझ में आया। ऐसा और कोई क्वेश्चन आए हमारे सामने तो कर पाओगे? हाँ सर, कर लेंगे, कोशिश तो पूरी करेंगे। तो बस इसी पे आज तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्या सर? होमवर्क मैं तुम्हें मैसेज करूँगा। अच्छा, वेक्टर्स के डाउट्स बता लो फटाफट, वेक्टर्स के डाउट्स बता देता हूँ मैं। पूरे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस वो, तब आएगा मज़ा। एक बार मज़ा आया तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा और मज़ा लेने से, फिर तो मज़े लेते रहोगे। तो बताओ नवीन, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें नहीं बना? नवीन तो गया। एनीवन, अक्षर, दिव्या, नमन, उषा? वो सर शीट खत्म, मतलब हो गई। ठीक है, गुड। दिव्या तुम्हारी कितनी हुई? सर सब्जेक्टिव्स बाकी। ठीक
ठीक है, उनको कंप्लीट करना। हर्षिता तुमने की सॉल्व या नहीं मिल पाया टाइम? सर मेरे को भी कुछ करना है 10-15। ठीक है, कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में अपन उनको पूरी तरीके से ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। और अब आज का जो तुम्हारा होमवर्क रहेगा वो डायमेंशन एनालिसिस का रहेगा, तो वो मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन। 3 बजे केमिस्ट्री क्लास है। Right.